हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डुअल स्पेस, कोवेरिएंट टेंसर, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर एंड मिक्स्ड टेंसर। ये जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स टेंसर एनालिसिस के हैं। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक्स से। बेसिक्स जैसे वेक्टर स्पेस क्या होता है, बेसिस क्या होता है। सबसे पहले हम इन दोनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक डुअल स्पेस पे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। वेक्टर स्पेस, a non-empty set over field F with two operations vector addition, scalar multiplication is said to be vector space if it satisfies following property. V addition is abelian group. 1 alpha is equals to alpha for every alpha belongs to V. C1 C2 alpha is equals to C1 C2 alpha for every alpha belongs to V and C1 C2 belongs to F. C ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू सी अल्फा प्लस सी बीटा फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी एंड सी बिलोंग्स टू एफ. C1 प्लस C2 अल्फा इक्वल्स टू C1 अल्फा प्लस C2 अल्फा फॉर एवरी C1 C2 बिलोंग टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी. इट इज़ डिनोटेड बाय V ब्रैकेट में F. वेक्टर स्पेस क्या होते हैं? एक नॉन एम्प्टी सेट V ओवर फील्ड F जिसमें हमारे दो ऑपरेशंस लगते हैं, एक होता है वेक्टर एडिशन का और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का. और इसको हम लोग वेक्टर स्पेस तभी कहेंगे जब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें. वो प्रॉपर्टीज़ जैसे कि V हमारा एडिशन ऑपरेशन में एक अबेलियन ग्रुप बने, उसके बाद ये है हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये है हमारे दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कि हम लोग का जो V के एलिमेंट हैं और फील्ड के एलिमेंट है उन पे जब भी हम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन का ऑपरेशन लगाएंगे तो ना तो ये अबेलियन ग्रुप बनाएंगे बट इसके अलावा ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे कि आइडेंटिटी, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे. इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं V ओवर F. इसमें से V हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और F हमारी फील्ड है. दूसरा हमारा टॉपिक है बेसिस. A non-empty set S of V is said to be its basis of V if S is linearly independent. किसी भी non-empty set S V जो V का है उसको हम लोग बेसिस तब कहेंगे V का जब S हमारा linearly independent हो, मतलब कि S हमारे किसी और वेरिएबल पर डिपेंड ना करे. दूसरा S span V, that is for every alpha belongs to V there exists C1 C2 C3 so on Cn belongs to F such that alpha is equals to C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus C3 alpha 3 and so on Cn alpha n, where S is equals to alpha 1 alpha 2 alpha 3 so on alpha n. अब अगला हमारा टॉपिक है लीनियर फंक्शन. If V is a vector space over field F, then a function u such that V tends to F is called linear function if u bracket alpha a plus beta b is equals to alpha ua plus beta ub for every alpha and beta belongs to F and a and b belongs to V. The set of all linear functions on a vector space V is denoted by V star. लीनियर फंक्शन क्या होता है? कोई भी V जो कि एक वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर, तो उसमें हमारा कोई भी फंक्शन होगा u, वो फंक्शन ऐसा होगा कि उस फंक्शन में हमारा जो V वेक्टर स्पेस है वो फील्ड F पे इमेज बना रहा होगा, तब हम उसको लीनियर फंक्शन कहेंगे. u को लीनियर फंक्शन अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए u को, तब हम इसको लीनियर फंक्शन कहेंगे जिसमें a और b हमारा ये वेक्टर स्पेस V में बिलोंग करेगा और अल्फ़ा और बीटा हमारा ये फंक्शन ये फील्ड में बिलोंग करेगा. जितने भी लीनियर फंक्शन का सेट होता है वेक्टर स्पेस V में उसको हम लोग V स्टार से डिनोट करते हैं और ये V स्टार आगे जाके डुअल स्पेस होता है. अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है डुअल स्पेस. द सेट V स्टार ऑफ ऑल लीनियर फंक्शंस ऑन अ वेक्टर स्पेस V over a field F is a vector space under the operation of vector addition defined by u plus V bracket a is equals to ua plus vb for every u comma v belongs to V star and for every a belongs to V.
and a scalar multiplication defined by alpha u bracket a is equals to alpha ua for every alpha belongs to F and for every a belongs to V. This vector space is called dual space of V. Dual space क्या होता है? सेट होता है लीनियर फंक्शन का जिसको हम लोग V स्टार से डिनोट करते हैं. सेट ऑफ लीनियर फंक्शंस किसी भी वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F में. तो ये वेक्टर स्पेस कब होता है? जब वेक्टर एडिशन के अंडर में ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तब हम इस वेक्टर स्पेस को डुअल स्पेस ऑफ V कहेंगे. अब अगला हमारा टॉपिक है कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2. अगला हमारा टॉपिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है. इफ T superscript ij where I is equals to 1 2 3 so on n and j is equals to 1 2 3 and so on n are components of vector belonging to field mm cross mm with respect to basis ei and T superscript I dash j dash are component of same vector with respect to basis ei dash are related by T superscript I dash j dash is equals to P subscript I superscript I dash P subscript j superscript j dash T superscript ij. कोवेरिएंट टेंसर में हम जो भी अपने T को लेते हैं, डिनोट करते हैं टेंसर को T से, उसमें हम लोग सुपरस्क्रिप्ट में रखते हैं अपने ij को. कॉन्ट्रावेरिएंट में हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में होता है और कोवेरिएंट में हमारा सबस्क्रिप्ट में ij होता है. इसमें I को 1 2 3 so on n तक डिफाइन करते हैं और j को भी ऐसे ही 1 2 3 so on n तक डिफाइन करते हैं. ये हमारे वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं I और j, जो कि फील्ड m क्रॉस m में बिलोंग करते हैं और इसमें बेसिस ei होता है. सेम T I डैश j डैश भी होता है. ये भी हमारे कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के और जो कि m क्रॉस mm फील्ड में बिलोंग करते हैं, बट इसमें हमारा बेसिस जो है वो ei डैश हो जाता है. ये अब किसी लॉ से रिलेट करके हम लिखते हैं तो वो किस तरीके से लिखा जाता है? वो ऐसे लिखा जाता है, जिसमें सबसे पहले हम अपना T I डैश j डैश लिखते हैं. ये हमेशा I डैश और j डैश वाला पार्ट आगे आता है, सबसे पहले लिखा जाता है. उसके बाद हम लोग P को डिफाइन करके लिखते हैं, जिसमें हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रावेरिएंट है और इसमें हमारा I डैश j डैश ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में आया है, तो इसलिए हमारा इसमें भी I डैश और j डैश हमारा सुपरस्क्रिप्ट में आएगा और सबस्क्रिप्ट में सिंपल I और j आएगा. उसके बाद इसको पूरे को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे T को लिखा है, जिसमें हमारा सुपरस्क्रिप्ट में नॉर्मल I और j आया है. अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर R. इसमें हमारा क्या होता है? इफ़ T I1 I2 I3 so on IR are component of vector belonging to field mmR with respect to basis ei and T I1 dash I2 dash I3 dash so on IR dash are component of basis ei dash related by T I1 dash I2 dash so on IR dash is equals to P superscript I1 dash subscript I1 P superscript I2 dash subscript I2 P superscript I3 dash subscript I3 so on P superscript IR dash subscript IR T I1 I2 so on IR. कॉन्ट्रावेरिएंट में अभी हम लोग ने ऑर्डर 2 के बारे में पढ़ा था. अब हम लोग ऑर्डर R के बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें हमारा सबसे पहले तो T में I1 I2 से लेकर IR तक डिफाइन करेंगे, जिसमें ये I1 I2 IR ये सब होते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो फील्ड mmR में बिलोंग करते हैं. इसमें हमारी बेसिस ei होती है. सेम T I1 डैश I2 डैश सो ऑन IR डैश को हम लोग डिफाइन करते हैं, जो भी कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के, और फील्ड हमारी mmR होती है इसमें भी, जैसे कि ऊपर में था, बट इसका बेसिस ei डैश होता है. इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ये एक लॉ से रिलेट होता है और इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जिसमें हमारा, क्योंकि ये कॉन्ट्रावेरिएंट है तो हमारा सब कुछ सुपरस्क्रिप्ट में आएगा, कुछ भी सबस्क्रिप्ट में नहीं आएगा. इसलिए हमारा T R I1 डैश P I1 डैश I1
PI2 dash I2, PI3 dash I3, so on PIR dash IR, TI1 I2 IR। इसमें हमारे जो भी I डैश वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो उनको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग P को डिफाइन करते हैं जिसमें हमारे I डैश वाले सुपरस्क्रिप्ट में रहते हैं और I1 वाले सबस्क्रिप्ट में रहते हैं। फिर इन सबको पूरा बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे TI1 I2 IR को लिखते हैं जिसमें हमारा सब कुछ सुपरस्क्रिप्ट में रहता है क्योंकि ये कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर है। अब इसके बाद हम लोग कोवेरिएंट आंसर ऑफ ऑर्डर 2 में आते हैं। इफ़ Tij are components of vector belonging to mm star cross mm star field with respect to basis ei and Ti dash j dash are corresponding components of same vector with respect to basis ei dash are related by T subscript I dash j dash is equals to P superscript I subscript I dash P superscript j dash T subscript ij। कोवेरिएंट में देखा जाए तो हमारे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं आई और जे के उसको हम लोग सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट में हम लोग उसको सुपरस्क्रिप्ट में लिखते थे। ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं आई और जे वेक्टर के और फील्ड mm स्टार में बिलोंग करते हैं। उसमें हमारी फील्ड सिंपल mm थी, इसमें हमारी फील्ड mm स्टार हो जाएगी। हमारा बेसिस ei है, ऐसे ही सेम टी आई डैश जे डैश के लिए भी हमारा फील्ड यही रहेगी और हमारा बेसिस लेकिन चेंज हो जाएगा ei डैश में। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले टी आई डैश जे डैश को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग पी लिखेंगे। यहाँ पे हमारा आई जे डैश और जे डैश सबस्क्रिप्ट में होगा क्योंकि कोवेरिएंट है, और इस अगर हमारा आई डैश जे डैश सबस्क्रिप्ट में है तो यहाँ पे भी हमारा आई डैश जे डैश सबस्क्रिप्ट में ही होगा। अगर यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में होता तो ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट में होता, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा ये सुपरस्क्रिप्ट में है आई डैश आई टू डैश, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारा पी में भी हमारा आई वन डैश और आई टू डैश सुपरस्क्रिप्ट में है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट में है तो इसलिए हम लोगों ने इसको सबस्क्रिप्ट में करा है। पी आई सुपरस्क्रिप्ट में एंड आई डैश सबस्क्रिप्ट, पी सुपरस्क्रिप्ट जे सबस्क्रिप्ट जे डैश टी आई जे डैश। इसमें टी आई जे यहाँ पे लिखा है तो इसको पूरा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने टी आई जे लिखा है। अब हम अपने अगले टॉपिक कोवेरिएंट आंसर ऑफ ऑर्डर एस में आते हैं। इससे पहले हम लोग ने कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर पढ़ा था ऑर्डर आर के लिए, अब हम लोग कोवेरिएंट पढ़ेंगे ऑर्डर एस के लिए। लेट टी आई वन आई टू सो ऑन आई एस आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बिलोंगिंग टू फील्ड mm स्टार विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई आर एंड टी I1 dash I2 dash so on IS dash are corresponding components of same vector with respect to basis ei dash are related by T I1 dash I2 dash so on IS dash is equals to P I1 in superscript I1 dash in subscript P I2 dash in subscript and P I2 in superscript P I3 dash in subscript and P I3 in superscript, so on P IS dash which is in subscript and IS which is in superscript, P I1 I2 so on IS which are all in subscript। कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर ऑफ ऑर्डर एस में होता है, इसमें क्योंकि हमारा कॉन्ट्रावेरिएंट है तो सारे हमारे कंपोनेंट्स नीचे सबस्क्रिप्ट में आएंगे, तो इसलिए हमारा टी I1 I2 सो ऑन IS सबस्क्रिप्ट में लिखा है। ये कंपोनेंट है वेक्टर का जो कि बिलोंग करता है फील्ड mm स्टार में। अगर वही कॉन्ट्रावेरिएंट होता तो सिंपल mm होता, लेकिन कोवेरिएंट है इसलिए mm स्टार हो गया। बेसिस हमारी ei है, ऐसे ही हम लोग ने एक टी I1 डैश I2 डैश को भी डिफाइन करा है IS डैश तक। ये भी हमारा सेम करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है और इसमें भी हमारी यही फील्ड रहेगी, बस इसका बेसिस चेंज हो जाएगा ei डैश से। तो क्योंकि ये कोवेरिएंट है, हमारे जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो सबस्क्रिप्ट में आएंगे। सबसे पहले हम लोग अपने डैश वाले कंपोनेंट्स को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग प्री डिफाइन करेंगे जिसमें क्योंकि हमारा डैश वाला सबस्क्रिप्ट में है तो इसलिए यहाँ पे भी हमारा डैश सबस्क्रिप्ट में होगा और सुपरस्क्रिप्ट में हमारा नॉर्मल होगा। उसके बाद इन सबको बैलेंस करने